Hello and I welcome you all to the YouTube channel The Taiyari Room. I am Ashish Singh and these are my credentials. मैंने सीजल 2022 से एएसओ की पोस्ट पाई है और उसके बाद सीजल 2023 मैंने क्रैक किया है एंड दीज आर अदर एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग द पंडित्स के लाइव मॉक 11 के क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन अ ट्रायंगल ABC जिसमें दिया हुआ है ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 6, -3, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड बताना है। तो आप इस बात को याद रखना, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये रेशियो जो होता है OG/GH की, ये होता है 1:2। यानी कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को, ये है ऑर्थो सेंटर, जोड़ने वाली लाइन को 1:2 में इस तरह से डिवाइड करता है। यानी सर्कम सेंटर से डिस्टेंस होगा 1, तो ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस होगा 2। दिस इज सर्कम सेंटर। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे इसके, सर्कम सेंटर के 0, 3 यहाँ से नोट किया, और ये है ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 6, -3। ओके, अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर इसको m/n में डिवाइड कर रहा है तो आप जानते हो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। तो हम ऐसे करते हैं, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। वैल्यू को इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर m है 1 और x2 है हमारा 6। 1 इंटू 6 इज 6 प्लस n है 2 और x2 है 0। 2 इंटू 0 इज 0। m+1 का सम 3, यानी 6/3 इज इक्वल टू 2। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2, m है 1, y2 है -3। 1 इंटू -3 इज -3 प्लस ny1, n है 2 और y1 है 3। 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई m+n दैट इज 3। 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 3 आया। 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी 2, 1 जो है हमारा कोऑर्डिनेट है। 2, 1 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money amounts to 8,000 in 2 years। प्रिंसिपल 2 साल में 8,000 हो जाता है, और उसके अगले कुल 5 साल में, यानी यहाँ से 3 साल और बीत गए तो 11,000 हो जाता है। इन 5 मोर ईयर नहीं, इन 5 ईयर्स विच मीन्स टोटल 5 साल बाद वो सिंपल इंटरेस्ट पर 11,000 हो जाता है। यानी कि 3 साल में 3,000 रुपये बढ़ गया। 3 साल में 3,000 रुपये बढ़ गया तो यानी हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का आ रहा है, 1,000 रुपये का आ रहा है पर ईयर। 2 साल में 2,000 बढ़ा होगा, इसका मतलब 2,000 रुपये घटा लो तो पीछे आकर के यहाँ 6,000 रुपये प्रिंसिपल मिल गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपया 6,000 रुपये पर मिल रहा है हर साल, परसेंटेज में निकालना है। दैट इज 100/6, 16 मिक्स 2/3%। 1/6 वैसे भी 16 मिक्स 2/3% होता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी आप जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। विच मीन्स सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर दिया हुआ है तो हमें अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है तो 1 बाई ये गिवन चीज़ को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा। यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। अगर ये हमें पता है कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा
हमें दिया हुआ है 2, मैंने ऑर्डर को रिवर्स करके लिख दिया है 2। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 होगा। हम सिंपली इसे ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, और सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज 2 सेक थीटा। ये सेक थीटा इधर आ गया, 2 इधर इस तरफ आप भेज दो, सेक थीटा को रहने दो। तो 5/4 यानी कि हाइपोटेनस 5, बेस 4, तो परपेंडिकुलर 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा, थीटा के सामने 3 है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5, और कॉस थीटा 4/5, तो आंसर इज 7/5। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। In how many ways the word balloon can be arranged such that no two L's are together? तो कोई भी दो L साथ में ना आए, तो हम पहले L को हटा करके बाकी वर्ड्स को लिखने का कोशिश करते हैं। ये वर्ड्स है, बाकी के वर्ड्स जो कंडीशनल है उसको हम बाद में देखेंगे। इसको तो कितनी तरह से लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 5 तरीके से लिखा जा सकता है, मगर इस दो ओ को इस दोनों ओ में कोई डिफरेंस तो नहीं है। यानी अगर हम इस ओ को यहाँ पहले लिख दें और इस ओ को बाद में लिख दें तो कोई नया वर्ड तो नहीं बन जाएगा। या फिर कोई ऐसा सेंटेंस हम अरेंज करें जहाँ पर हम ऐसे लिखें, तो इस ओ को यहाँ या और इस ओ को यहाँ कर दे तो भी कोई नया वर्ड तो नहीं बन जाएगा, यानी रिपीटेशन हो रहा है। उस रिपीटेशन को छांटने के लिए हमें, चूंकि दो ओ हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये है टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम इन 5 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये फैक्टोरियल 2 सॉल्व हो गया, और ये आया 60। 60 तरीके से हम इन 5 अक्षरों को लिख सकते हैं। अब हमारे पास एल को अरेंज करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि वो कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए, दोनों एल डबल एल जैसे यहाँ दिया हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एल को हम, यही अपना जो अरेंजमेंट था, इसको लिखते हैं अगर, तो एल को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 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 और इसके आगे भी लिख सकते हैं। अलग अलग पोजिशनिंग है, बस कभी भी ऐसा कोई पोजिशनिंग नहीं होगा जिसमें कि इस तरह से बन जाए, दोनों एल एक जगह पर आ जाए। वही कह रहा है, नो टू एल टुगेदर। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर एक, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 तरीके हैं लिखने के, और हमें वो 2 तरीके छोड़ देने हैं जिसमें वो दोनों साथ साथ आ जाए। तो इन दोनों तरीकों को हटाते हुए हम इसको लिख सकते हैं 6C2 वेज हैं जिसमें ये लिखे जा सकते हैं। 6C2 को हम कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो आया 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 से फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 3 टाइम्स कट गया, यानी कि 15। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमसे कोई पूछे तो ये 60 इंटू 15 इज इक्वल टू 900। 900 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ऑप्शन थर्ड। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 540 centimeter square and difference between its parallel side is 12, height is 15, find the product of length of the parallel sides। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 प्लस L2 इंटू एच, वो दिया हुआ है 540, हाफ इंटू ये सम ऑफ साइड्स तो नहीं दिया हुआ है, इसको L1 प्लस L2 ही लिख देते हैं, और हाइट 15 गिवन है, और यहाँ है 540। इसका यूज होगा बाद में, अभी आप देखते हैं इसको सॉल्व करके। 15 से काट ले, 15 तिया 45, 15 छः 90, तो और ये 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो 72। L1 प्लस L2 कितना हुआ, 72। L1 माइनस L2 कितने दिए गए हैं, 12। हम इसको बस ऐसे ऐड कर देंगे तो 2L1 बराबर आ जाएगा
84, L1 कितना हुआ 42। अगर L1 42 है, 2 से सॉल्व हो गया, तो L2 कितना होगा, L2 यहाँ पे L1 आप रख दो, L2 हो गया 30। इन दोनों का प्रोडक्ट ही पूछ रहा है हमसे, L1 L2 L2 पूछ रहा है यहाँ पर। L1 इंटू L2 जीरो लगा दो, 3 2 या 6, 3 4 या 12, 1260। ऑप्शन सेकंड अपना सही है। Two runners A and B simultaneously run from same point on a circular track of length 1 किलोमीटर। दो रनर हैं ए एंड बी, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग करना, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ए भी और बी भी। और क्या कहता है, ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये 1000 मीटर का ये पूरा ट्रैक है। ए इधर दौड़ रहा है, बी इधर दौड़ रहा है। ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द सेकंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब वो मीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा फर्स्ट मीट में। 1000 मीटर की दूरी को रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगा, 10 + 15 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहे हैं। तो 1000 मीटर को ट्रेवल करने में 25 चौक 100, 40 सेकंड्स लगेंगे। सेकंड टाइम मान लो फर्स्ट टाइम ये मिलते मिलते यहाँ पर आकर के फाइनली ए यहाँ तक आ गया और बी यहाँ तक आ गया और दोनों मिल लिए। अब यहाँ से ए इस तरफ जाने लगा, बी इस तरफ आने लगा, तो फिर वापस से ए को फिर से 1000, ए और बी दोनों मिलकर फिर से 1000 मीटर ही चलेंगे। तो यानी फिर से सेकंड टाइम के लिए, सेकंड मीट के लिए फिर से 1000 मीटर ही चलना है। और अभी भी रिलेटिव स्पीड 25 ही है, तो यानी फिर से 40 सेकंड लगेगा। तो 40 + 40 80 सेकंड के बाद वो सेकंड टाइम फिर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एचसीएफ निकालना है, कुछ फ्रैक्शनल नंबर से उनका 4/15 है, 6/35 है, 12/25, 24/35। जब फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है हमें, तो हमें याद रखना है न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना होगा हमें, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। और एलसीएम किसका लेना होगा, डिनोमिनेटर्स का। अगर एलसीएम निकालने की बात करते तो यही चीज उल्टा करते, न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेते। पर एचसीएफ के केस में कह रहा है तो हमें न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना है। 4, 6, 12 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। 2 ही एक कॉमन नंबर है जो सब में है, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके पास नहीं है। इसके पास 2 का पावर 4 है, पर यहाँ 2 का पावर 4 नहीं है, बाकी जगह पर है। तो यानी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर 2 का 1, यानी कि एचसीएफ हो गया 2। अब 35, 35, 15, 25 और फिर से 35, ये हमें इनमें लेना है एलसीएम। यानी 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 35 को लिख सकते हैं 7 × 5, 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और फिर से 25 को और 35 को लिख सकते हैं फिर से 7 × 5। क्या क्या आ गया हमारे पास, 3, एक 3 है हमारे पास, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है हमारे पास, और 7 भी 1 पावर तक है हमारे पास। तो हम जान रहे हैं 2/3 × 25 × 7, ये 7⁻1 लिखा है। 7×3 = 21, 21 × 25 होता है 525, 2/525, ये हो गया। कैसे किया, 21 × 25, जल्दी से 21 × 20 पता है 500 होता है, 25 और ऐड कर दिया क्योंकि एक टाइम्स और पढ़ना था हमें टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। ए 15 घंटे में, बी 20 घंटे में फिल कर सकता है रिस्पेक्टिवली, वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स। सी एक खाली करने वाली टैंक है, वो पाइप है, वो 30 आवर्स में खाली कर देती है उसको। सी एक स्लो पाइप है जो खाली करती है। 15, 20, 30 का एलसीएम 60 होता है, और इफिशियंसी अब हमें कैलकुलेट करनी है, यानी टोटल वर्क डन यहाँ लिखा हुआ है, टोटल वर्क 60, इफिशियंसी 15 चौक 60, 20 3 60, और ये -2। ऑल थ्री पाइप्स, यहाँ से अब ऑल थ्री पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, बट आफ्टर 4 आवर्स पाइप बी इज क्लोज्ड। सभी पाइप्स खोले गए एक साथ,
लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को ऑफ कर दिया गया, तो 4 घंटे तक तो सभी साथ में चले। तो 4 + 3 + -2, यानी कि क्या होगा, 4 3 7 - 2 बराबर, अभी नेट इफिशियंसी जो 4 आवर्स के लिए पहले 4 घंटे के लिए है वो है 4 + 3 - 2 बराबर 5। 5 की इफिशियंसी से वो पहले 4 घंटे तक काम किया, तो यानी 20 यूनिट काम निपटा दिया। बचा कितना, 60 में से 20 गया तो 40 यूनिट काम अभी बच रहा है। अब ये कैसे भरना है हमें, अब टैंक कैसे फिल होगा, बी को बंद करके। बी अब काम नहीं कर रहा है, तो बी जब काम नहीं कर रहा है तो केवल 4 - 2, यानी नेट इफिशियंसी अब 2 की रह गई। 40 को 2 से फिल करेंगे 2 की इफिशियंसी के साथ, तो यानी 20 आवर्स हमें और लगेगा। तो कहता है इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फिल्ड, तो टोटल कितना समय इसको लगा, पहले 4 घंटे वो चला, बाद में 20 घंटे चला, तो 24 घंटे में वो टंकी फुल हो गई। From the top of a tower, the angle of depression of the top and bottom of building is 30 and 60 डिग्री। जब ऐसा कहता है तो टावर की हाइट हमेशा ज़्यादा होती है बिल्डिंग से, और बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को देखने का एंगल वो बता रहा है। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर 30 डिग्री, बिल्डिंग के बॉटम को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर्स, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, ये पूरी हाइट कितनी है, तो आप ये पार्ट मान लो h, छोटा वाला पार्ट, ये पार्ट आपको पता है ये 20 है, और इस पार्ट को मान लो आप x, ये डिस्टेंस को। आप ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में अगर चलते हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप लिखोगे tan 30 = h/x। tan 30 को आप लिख सकते हो 1/√3 h/x। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, h इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको x/√3। आपके पास पहला इक्वेशन आ गया h के फॉर्म में। आप x के फॉर्म में भी लिख सकते थे, आप x के फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको अगर चाहो तो, और h के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर x के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे इसको h√3, h√3 तब जाकर के इसका। और अगर आप अब दूसरे ट्रायंगल में आप चलना चाहो तो ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें h/20, h + 20 परपेंडिकुलर है हमारा, और बेस है हमारा x, p/b बराबर 60 डिग्री, यानी √3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ h इज इक्वल टू क्या आएगा, h + 20 √3 x के बराबर, यानी h + 20। पर हमें h ही निकालना है, तो हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और x को एलिमिनेट कर दे तो बेहतर होगा। तो हम ये करते हैं यहाँ पर से, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, हमें x निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, x निकालें और फिर इसमें पुट करके √3 से डिवाइड करें। इससे अच्छा है कि हम ये करें कि h इज इक्वल टू h √3 क्रॉस कर दिया हमने। और यहाँ पर हम कर सकते हैं h + 20 इज इक्वल टू x√3, h इज इक्वल टू h + 20/√3, हमें x निकालना है ना, इस तरह से। हाँ, अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो, यहाँ पर लेकर आ जाओ इसको। h√3 भी x है और h + 20/√3 भी x है। ये √3 उधर गया तो क्या बना, 3h बराबर h + 20। तो h अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2h बराबर 20h इज इक्वल टू 10, यानी ये लेंथ आ गई हमारी 10। तो टोटल हाइट हो गया 10 + 20 इज इक्वल टू 30 मीटर। h के टर्म्स में इसलिए उसको नहीं लिखा हमने, क्योंकि फिर x हमारे पास आता सॉल्व करके।
और x आता तो उस x को पुट करते सॉल्व तब भी हो जाता, एक स्टेप एक्स्ट्रा पड़ता। पर हमसे h पूछ रहा है तो हमने x को एलिमिनेट करना चाहा और x के टर्म्स में h को लिखा, यानी फाइनली हमारे पास बचे तो h के रूप में इक्वेशंस रह जाए। ठीक है, क्लियर है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 100 अगर वोटर्स हैं, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी कि 100 अगर वोटर्स हैं तो उसमें से 20% ने तो पहले वोट ही नहीं दिया है, तो वोट 80 लोगों ने दिया। फिर हमसे कहता है ऑफ द टोटल वोट कास्ट 10% वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि इस 20% को तो हटा दो और 10% और हटा दो, यानी कि 90% लोगों ने ही, 80 का 90% लोगों के ही वोट्स वैलिड हैं, यानी कि 80 इंटू 0.9 जब आप करोगे तो वो आ जाएगा 90%, यानी 72 लोगों ने ही वोट दिया। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कहाँ थे, यहाँ से वैलिड वोट्स, और ये पोल्ड है वोट्स, इतने वोट्स मिले, पड़े वोट्स, ये तो एक्चुअली ये है, ये है, इतने वोट्स पोल्ड हैं, लिख देता हूँ टोटल वोट्स जो कि बैलेट पर है, ये है वोट्स पोल्ड और ये है वैलिड। इसका 60% लोगों ने इस कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट को दे दिया और इसी का 40% लूजिंग कैंडिडेट को दे दिया। ठीक है, और वो 3600 वोटों से जीत गया, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस विनर और लूजर का 20% है। किसका, 72, अगर 72x लगा के अगर सपोज कर लो तो 72x का 20% ही 3600 है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, बैलेट पेपर के अनुसार 100x जो वोटर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो 72 से ये 5 बार में सॉल्व हो जाता है और एक ये ज़ीरो आ जाएगा, 20 से ये 5 बार में सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 25, 250, तो 100x की वैल्यू आ गई 25,000। ओके, ये ऑप्शन अपना सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 16 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर दिस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मोड। तो अरेंज करना होगा मीडियन निकालने के लिए हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं और जो मिडिल में आएगा वही हमारा मीडियन होगा। और मोड के लिए हम जानते हैं सिंपली कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो वही हमारा मोड होता है, बहुलक, जो सबसे बहुत बार आ जाए, रिपीट हो जाए। तो 16 नंबरों के सेट्स में हम पहले उसको अरेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मोड यहाँ पर दिख रहा है। अगर सिंपली ऐसे देखें 75 तो एक ही बार है, 35 भी ज़्यादा बार नहीं है, 60 60 दो बार यहाँ पर 60 हमें दिख गया, 40 42 42 42, ये 42 दिख रहा है काफ़ी बार हमें, मोड तो क्लियरली 42 ही लग रहा है, तो हम मोड 42 ही है। मगर हमें मीडियन का नहीं पता, तो हम उसको इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि हमारा कोई भी नंबर मिसिंग भी ना हो और वो लिख भी दें। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 28 है, फिर उसके बाद देख करके पता चल रहा है ये 28, उसके बाद है 35, ये करना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में भी, 40, फिर 42 है, 42 तो 3 बार है, और 50 है, 55, 60 यहाँ 2 बार है तो दोनों 60, 65 है, फिर 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर्स हो गए। मिडिल में कौन सा आएगा, इधर से 8 नंबर हटा दो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नंबर हटा दो, ये 8 और ये 8। जब मीडियन बीच में ना हो कोई दिया हुआ, 16 नंबर्स हैं तो बीच में कौन सा नंबर होगा मीडियन, तो इन दोनों का एवरेज होता है मीडियन, तो जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 115/2 कर दो, या फिर ऐसे ही 57.5 लिख दो, वो भी मीडियन है। ठीक है, तो 57.5 मीडियन है।
बीच का नंबर इनके, तो इनका एवरेज ही होता है मीडियन। 55 जोड़ 60/2, जो कि आएगा 115/2, 57.5। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द मोड, मीडियन एंड द मोड। तो इससे इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग तो 15.5 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है फोर्थ वाला सही। इन एन ऑफिस देर आर 144 चेयर्स। किसी ऑफिस में चेयर्स हैं और टेबल्स हैं। 144 चेयर्स हैं, 150 टेबल्स हैं। 3/8 chairs and 2/5 tables are broken. How many people can work in the office if each person requires one table and one chair? एक ऑफिस में इतने चेयर्स और इतने टेबल्स हैं, जिसमें से 3/8 चेयर्स डैमेज्ड हैं, यानी काम के कितने बचे सिर्फ और सिर्फ इसके 5/8 ही काम के हैं, और इसमें 2/5 डैमेज्ड हैं। 2/5 तो डैमेज्ड है, इसका काम नहीं ले सकते, तो बचा कितना काम का हमारा 3/5। ये हमारे काम का, ये डैमेज्ड पार्ट था, इसको हटा ही दो, यानी ये ठीक है। तो हम देखते हैं कि आखिर कितने टेबल्स सही हैं। तो 16 8 से 18 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 18 8 जा 144, 80 और प्रोडक्ट कर दीजिए। 18 5 जा 90, फिर इसको भी काट करो आप। 30, 33 जा 90, यानी कि 90 ही टेबल है, 90 ही चेयर, यानी 90 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को बैठने के लिए एक टेबल एक चेयर चाहिए, ये कह रहा है। अगर मान लो सॉल्व करते और 80 टेबल आता, तो जो कम है दोनों में से उतने ही लोगों का अरेंजमेंट हम कर पाएंगे। 90 चेयर हो जाने से 90 लोगों को नहीं बिठा पाएंगे, अगर टेबल हमारे पास 80 आते तो जो मिनिमम होता वही होता है हमारा आंसर। पर दोनों के केस में सॉल्व करने पर 90 ही आ रहा है। 144 का हमने 5/8 निकाला था, और उधर 90 का हमने 3/5 निकाला था। इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया 90। 90 ही वो नंबर है जिसमें मैक्सिमम लोगों को हम सीटिंग करवा सकते हैं वहाँ पर ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ इनकम इज टू एक्सपेंडिचर इज 5:3, यानी 5 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्च कर देता है। सेविंग है 2 यूनिट। इफ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, इनकम 20% बढ़ गया, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12×25 = 60, 6 हो गया नया इनकम। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%, यानी कि 1.1 से गुना कर दो। 20% से बढ़ने का मतलब 0.2, 1.2। 1 मीन्स 1 से गुना करने का मतलब 100% इंक्रीज नहीं, 100% अपने खुद का, यानी जो है उतना ही रह गया। 5 का 100% 5 ही होता है। 20% बढ़ाने का मतलब 1.2 से गुना करना पड़ेगा। 20% घटाने का मतलब 0.8 से गुना करना पड़ेगा। 1 से उतना ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा, और तब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आसान तरीका है ये निकालने का। 1.1 से गुना किया, यानी कि नया एक्सपेंडिचर भी हमें पता चल गया, तो सेविंग इसको सब्सट्रैक्ट करके निकलेगा 2.7। सेविंग्स की सेविंग्स इंक्रीज बाई 2800। ये जो गैप है, जो कि 0.7 का आ रहा है, यही 2800 के बराबर है। अगर गैप 2800 के बराबर है तो फाइंड ही ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम उसका बताइए। तो ओरिजिनल इनकम 5 यूनिट है। 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 2800 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 5। ये दशमलव कट करके यहाँ जीरो आ गया। 7 से ये 4 बार में, और 3 जीरो, 5 चौके 20 और 3 जीरो, यानी 4 जीरो। 20,000 रुपये इसका आंसर हुआ। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABC। इसमें सर्कल इंस्क्राइब कर लो, यानी अंदर में एक सर्कल बना लो। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इन अ ट्रायंगल। ABC में बता रहा है AB टच कर रहा है P पर, BC है Q पर, BC को Q पर टच कर रहा है, और AC को टच कर रहा है R पर। तो आपसे पूछ बता रहा है, गिवन कुछ इक्वेशंस भी है कि AB माइनस BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB माइनस AC गिवन है 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 40, यानी आपसे ये भी बता दिया AB BC और AC ये 40 है। पूछा क्या जा रहा है, PB प्लस AR क्या है। PB कहाँ है, PB यहाँ है। AR कहाँ है, AR यहाँ पर है। तो आपको पता ही है, जो AR की लेंथ है वही PA की लेंथ है। अगर हमें PA पता है तो हम AR भी पता है, सेम बात है। तो यानी हमें पूछ रहा है एक्चुअली PB प्लस AR भी कह सकते हैं उसको, और AR की जगह हम AP भी कह सकते हैं।
गौर से देखो एपी और पीबी जोड़ने पर क्या निकल रहा है, एबी निकल रहा है वो पूरा लेंथ, यानी हमसे एबी की लेंथ पूछ रहा है। सिंपली इन सबको ऐड कर दो, बीसी, बीसी से सब्ट्रैक्ट हो गया, एसी, एसी से सब्ट्रैक्ट हो गया, एबी 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 3 बार है, 3AB इज इक्वल टू 4, 6 और 2 8 और 40 48, 3 के टेबल में 16 बार में कट गया, एबी हमें पूछ रहा था वो 16 है। ऑप्शन थर्ड सही है हमारा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 500 and 2500 which when divided by 261 leaves remainder 7। किसी नंबर को 261 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 7। तो जानते हो इसका फॉर्मेट ये होता है, 261 डिवाइजर है, क्वेश्चन होगा x और रिमाइंडर होना चाहिए 7, यही कह रहा है। हम तो x की जगह 0 भी रख सकते हैं, पर वो नंबर जब 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट जब 0 हो गया और 7 ऐड हुआ तो नंबर तो 7 आया, 0 + 7 7, ये कह रहा है 500 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी हमें समझ में आई एक बात कि हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते, 1 रखेंगे तो ये 261 + 7 बनेगा। तो हम यहाँ 2 से रख सकते हैं, जैसे 250 × 2 होने पर 500 से प्लस हो जाता है, तो 26 200 से 61 से गुना करेंगे तो 250 से तो 500 तो ऊपर जाएगा ही, 500 से ऊपर जाएगा, यानी पहला संख्या हम 2 रख सकते हैं। 3 4 5 6 कहाँ तक रख सकते हैं, 7 8 9, एक 10 तक सोचो, अगर 10 रख दिया तो क्या होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के 2610 हो जाएगा और एक 7 ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2617, 2617 हो जाएगा, यानी 10 रख देंगे तो 2500 के बाहर चला जा रहा है, पर 9 तक तो जा सकते हैं इसका मतलब। तो हमारे पास गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 ऐसी वैल्यूज हैं यहाँ पर हम रख सकते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर्स होंगे जो 7, जो 261 से डिवाइड होने पर 7 का रिमाइंडर दे दे, यानी ऐसे 8 संख्याएं हैं, 8 हमारा आंसर। 36 liters of milk solution is mixed with 48 liters of 10% milk solution. Then what will be the percentage concentration of milk in the final solution? ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 20% कंसंट्रेशन वाले मिल्क को 10% वाले कंसंट्रेशन मिल्क से मिलाया जाता है, तो आता है बीच में क्या परसेंटेज आएगा, यही पूछ रहा है। और रेशियो बता दिया उसने कि वहाँ पर किस रेशियो में लिया है, तो पहला 36 लीटर है और दूसरा 48, 12×3 = 36, 12×4 = 48, इस रेशियो में। ऐसा क्वेश्चन खूब हमने सॉल्व किया है, जब बीच वाला दिया हुआ रहता है वैल्यू और हम ये दोनों वैल्यूज़ का यूज करते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं। पर यहाँ बीच की वैल्यू पूछ रहा है तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा देंगे, वहाँ करेंगे हम 20 × 3, इन दोनों का प्रोडक्ट, और 10 × 4 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, 3 + 4, 60 जोड़ 40/7, और ये परसेंटेज में वैल्यू आ रही है 100/7, बिल्कुल पता है हमें, 14 सही 2/7% या 14 सही 14.28%, ये हमारा आंसर होगा। जिसको वेटेड एवरेज समझ में नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकता है कि 36 लीटर वाले मिल्क में सॉल्यूशन में 20% मिल्क है, यानी 0.2, तो हम कह सकते हैं इसको गुना करके 7.2 लीटर, तो यहाँ से दूध हो गया, केवल दूध की मात्रा हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और यहाँ 48 लीटर वाले सॉल्यूशन में 10% मिल्क है, यानी 4.8 हो गया, यानी टोटल मिल्क कितनी है, 8 2 10, 0 हाथ में रखे 1, 7 4 11 1 12, यानी 12 लीटर मिल्क है। टोटल सॉल्यूशन कितना है 36 और 48 होता है 84 में, यानी कि 1/7 पार्ट इज मिल्क, 1/7 पार्ट मीन्स 14.28% इज मिल्क। ऐसे भी सॉल्व इसको कर सकते थे, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, और आप दूध का मात्रा निकाल करके टोटल सॉल्यूशन से डिवाइड देने पर भी निकाल सकते हैं। A shopkeeper marks an article at Y and offers a discount of 40% on it. He then charges 25% VAT on the discounted price. If the final selling price is 450, find the value of Y. तो मार्क प्राइस दिया हुआ है, दिस इज द मार्क प्राइस Y, और इस मार्क प्राइस पर 40% का डिस्काउंट देता है, मीन्स 60% वो चार्ज कर रहा है। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, Y × 60/100, मगर ये फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं है,
इस डिस्काउंटेड प्राइस पर यानी 40% की छूट देने पर जो वो ले रहा है 60% रुपया, उस पर 25% वो वैल्यू एडेड टैक्स लगा दे रहा है, यानी कि ये 5/4 इसका कर दे रहा है, प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर दिया। फाइनल प्राइस है 450। ये प्राइस कस्टमर को पे करना पड़ा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 60% इज 3/5, 5 से 5 सॉल्व हो गया, y इज इक्वल टू, और ये 3 से 150 टाइम्स में सॉल्व हो गया, तो ये 4 मल्टीप्लाई हुआ, 150 गुना 4 बराबर 600। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, 600 रुपये फाइनल सेलिंग प्राइस है। वाई, वाई ही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज ऑफ 75 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 93। 75 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ये ऐसा भी हो सकता है ऑड नंबर्स, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 29, 31, मगर जब भी आएगा तो ये कंसेक्यूटिव आएगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 75 और उनका एवरेज है 93। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट नंबर? तो आप समझ लो कि ये बीच में, एवरेज बीच में ही लाई करेगा, और वो है 93। इधर भी नंबर्स होंगे, 37 नंबर्स इधर होंगे, 37 नंबर इधर होंगे, 37 37 74 होता है। हमने 75 को इस तरह से बांटा कि आधे नंबर इधर आ जाए, आधे नंबर इधर आ जाए, और बीच में वो उसका जो एवरेज वाला नंबर है वो आ गया, 75th नंबर यहाँ है बीच में। ठीक है, तो ये पहले नंबर से 75वें नंबर के बीच में जो डिफरेंस अगर निकालना है हमें, अगर, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर बीच में कितने हुए, इनके बीच में 74 नंबर है, 74 इंटू 2 कर दो, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के 2 से गुना कर दो, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 2 अंक के बाद आता है, तो होगा 148 इसका करेक्ट आंसर। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 45/150 और इस सबको ऐड करना है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। 45 के पहाड़ा में 3 बार में, और ये 10 बार में, ये 36 के टेबल में शायद हो जाए, या 18 के टेबल में देखते हैं। 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 ही होगा, 18 पचे 90, 4/15। ये 5 के टेबल में 8 बार में, 5 के टेबल में 25 बार में, 3 के टेबल में 13 बार में, 3 के टेबल में 30 बार में। तो हमें मिला 3/10 प्लस 4/15 प्लस 8/25 प्लस 13/30। हमें पता है 10, 15 और 30 का एलसीएम तो 30 ही होता है, लेकिन 25 भी एक बीच में आ गया। अब 25 का ऐसा कौन सा मल्टीपल लें कि 30 का और 25 का दोनों दोनों का वो आ जाए कॉमन, तो 150 होता है, जो कि दोनों का कॉमन है। और आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, या फिर आप कॉमन मल्टीपल पढ़ते जाओगे, 25, 50, 75, 100 ऐसे करते करते बढ़ो, तो 150 आएगा, और इधर भी 30, 60, 90 करते करते, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 150 है। 150 है, यानी कि यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 3 जा 45, यहाँ पर 10 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 10 जा 40, यहाँ से 6 टाइम करना पड़ेगा तो 48, और यहाँ पर 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो तभी 150 बन पा रहा है, तो 13 पचे 65। सभी को ऐड कर दो, 5 8 13, और 5 18 हाथ में रह गया 1, और ये 4 3 12 हो गया, 12 और 7 19/150। और अब ये सॉल्व हो गया। एक्चुअली यहाँ एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ सब्सट्रैक्शन का साइन था, तो ये सब्सट्रैक्शन का साइन होना चाहिए, तभी वो आंसर आएगा हमारे पास। तो ये हमें थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट करना होगा। तो एक्चुअली ये होगा 133, 8 5 13 और 4 3 20, 120, 4 3 12, तो 120 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 150। 13 में से 5 गया तो 8, और ये हो गया 12 में से 6 गया तो 6/150। तो आंसर आया फाइनली 34/75। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 34/75। इस क्वेश्चन को सिंपली फॉर्मूला से कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो ये निकालना है।
तो ये अपने पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, इसको जो आप एक्सपेंड करोगे तो फाइनली यही आएगा जो हम ऐसे फॉर्मूले में याद रखते थे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्योंकि यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 2ab 2ac आएगा, और अब थ्राइस से घटा रहे हो तो एक एक माइनस का बच जाएगा। तो हमने इसलिए इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लिया, नीचे वाले फॉर्मूले को नहीं यूज किया। वैल्यू रख दो आप। ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है तो ये तो आपको छोड़ ही देना है, इसको एक्स लिख देते हैं माइनस 3abc। 3abc क्या है 24, 3 टाइम्स इंटू 24 72 हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है 44, जो कि होता है 132। 144 में से 132 गया, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 144 में से 132 गया तो 12 आया, और 12 को फिर से 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आया। x माइनस 72 बराबर इतना, ये 72 उधर जाएगा, 144 जोड़ 72 इज इक्वल टू 216। x निकल गया, यानी हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 216 है, ऑप्शन थर्ड। Two circles with radii 25 centimeter and 30.25 centimeter touch each other externally। जब दो सर्कल इस तरह से एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करें तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ r1 r2 बस प्रोडक्ट ऑफ r1 r2। तो अंडर रूट लिया हमने 25 इंटू 30.25, ये तो 5 का है। और ये पता है आपको 5 का स्क्वायर कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे हमें कोई नंबर है 55 का स्क्वायर निकालना है, नंबर जो एंड करता है 5 से तो उसको क्या करते हैं लास्ट डिजिट का 25 लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको एक ज़्यादा से एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि देख के पता चला हमें कि ये 55 का ही स्क्वायर है 30 25। तो यानी यहाँ पर ये तो आएगा 5 का स्क्वायर, और ये 5.5 का स्क्वायर, जिसे हमें 5 गुना 5.5 कर सकते हैं। 5 के टेबल में 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 या 25, हाथ में रह गया 2, 25 और 2 27, 27.5 ये आया इसका आंसर। एक्चुअली टू R1 R2 होता है, सॉरी, टू यहाँ पर बाहर में। तो ट्वाइस कर दीजिए इसको, ये हो गया 55, 2R1 R2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ankit can row 7.5 kilometer in still water. If it takes him twice the time to row as it takes for him to row down the same distance, find the speed of the stream। बोट की स्पीड दी हुई है अंकित की 7.5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर बोल रहा है ट्वाइस उसको समय लग जाता है अगर उसे कब कैसे जाना पड़े, मतलब अप स्ट्रीम की तुलना में, अप स्ट्रीम की तुलना में डाउन स्ट्रीम में हाफ लग रहा है। if it takes him twice the time to row as it takes for him to row down, तो रो अप करने में ट्वाइस लग रहा है टाइम। टाइम आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, स्पीड जितनी कम होगी टाइम उतना ज़्यादा होगा, यानी कि डेफिनेटली अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा रही होगी। मगर अप स्ट्रीम में उसको दुगना टाइम लग रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड डबल है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड डबल हो जाने से टाइम हाफ हो जाएगा सीधा, और टाइम अगर डबल हो गया तो इसका मतलब स्पीड हाफ है। तो 7.5 बोट की स्पीड है, इसमें कौन सा वो संख्या ऐड कर दिया जाए कि ये 7.5 अप स्ट्रीम में जाने पर तो जो नंबर बने वो डाउन स्ट्रीम का हाफ हो। तो 5 जोड़ के देखो अगर, तो क्या हमें आता है जोड़ 5, यहाँ 5 जोड़ना पड़ेगा, दोनों जगह लिख दो, यहाँ डाउन स्ट्रीम में स्पीड 5 जोड़नी पड़ेगी, यहाँ घटानी पड़ेगी। यहाँ घटाया 2.5 आया, यहाँ जोड़ा तो 12.5 आया,
ये तो 5 टाइम्स है, ट्वाइस तो है नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में कहता है 2.5, यानी 2.5 कम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 2.5, और 2.5 ज़्यादा, यानी यहाँ आया 10 और यहाँ आया 5। बिल्कुल यही आंसर है। स्पीड जब हाफ हो गई तो डेफिनेटली अप स्ट्रीम में टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही फिर। और यही कह रहा था हमसे क्वेश्चन में सॉल्व करने को, कि क्या है स्पीड स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड है 2.5। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1,25,000 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम। इसको कंपाउंडेड 8 मंथली, लेकिन ये बात आप ध्यान रखो, 8 मंथली रेट दिया उसने पर एनम के हिसाब से, और आपसे लेकिन साल भर का रेट नहीं पूछ रहा है, हर 8 महीने का रेट। तो पर 8 मंथली का रेट क्या होगा, जो इफेक्टिव रेट है हमारा, इसको लिख सकते हो आर इफेक्टिव, वो होगा 12 तो रेट है 8 मंथली, तो ये होगा इस तरह से 8/12, या 12 से 12 ही आप सॉल्व कर दो सीधा, तो 8 मंथली का रेट आपको मिल गया 8%। यानी पहले 8 महीने में 8% का रेट, दूसरे 8 महीने में 8% का रेट, तीसरे 8 महीने में भी 8% का रेट। 24 महीने की बात हो रही थी, हो गया 8 × 3 = 24 महीने पूरे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। हमें पता है 8 का क्यूब, एक्चुअली इसको इस तरह से आप लिखो, 8% को 8% = 2/25। 4% होता है 1/25, 8% होगा, डबल है तो 2/25, यानी 25 से कोई धनराशि 27 हो जा रही है, फिर 25 से 27 सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी 25 से 27, तो यानी कि 625 अगर है तो वो 729 बन जा रही है। 25 का क्यूब है, तो 15,625 अगर है तो वो 27 का क्यूब बन जा रही है। 27 का क्यूब का वैल्यू तो याद नहीं है, 27 के क्यूब की वैल्यू को सॉल्व कर लो अगर नहीं याद है तो। 729 × 27, 7×9 = 63, हाथ में रह गया 6, 7×2 = 14, और 6 20 हाथ में रह गया 2, 7×4 = 51, और ये 1458। 3, 8, 6, 19, 19,683। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, बस इसके डिफरेंस की निकालनी है हमें। 13 में से 5 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया तो 0, 19 में से 15 गया तो 4, 4,058 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1,25,000 अगर 15,625 को डिनोट कर रहा है, तो 4,058 की वैल्यू क्या होगी। तो 25 के टेबल में इसको डिवाइड किया हमने, 25 के टेबल में 5 बार में और 3 जीरो, 25 के टेबल में ये 625 बार में, फिर 25 के टेबल में ये 25 बार में, और ये 25×50 200, फिर ये 25 के टेबल में 8 बार में। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, 8×8 = 64, हाथ में रह गया 6, 8×5 = 40 और 6 46, हाथ में रह गया 4, और ये 0 है, तो ये 8 × 0 तो 0 आया, तो ये 4 हो गया, और 8 का 32, 32,464। पहला ऑप्शन सही है। मल्टीप्लाई करने से नहीं डरना, थोड़ा टाइम लगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम याद नहीं है वैल्यू, तो आप तो सॉल्व तो कर सकते हैं। और क्यूब कहाँ तक इंसान याद रखेगा, 20 21 तक, अब वैसे भी आप 1 से 21 तक याद रखो और 25 का क्यूब याद रखो, बस। आपको बाकी उसके आगे अगर कुछ पूछता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपका कैलकुलेशन सही है और फास्ट है तो आप उसको कर लोगे एग्जाम में टाइम के अंदर ही। और चूंकि टाइमर बेस्ड एग्जाम है, सेक्शनल टाइमर है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। A right circular cone of height 18 centimeter and base 12 centimeter is cut by a plane parallel to its base such that the radius of top surface is 4 centimeter. Find the volume of frustum. तो आपने देखा इस तरह से फ्रस्टम को बनाने का तरीका, कि फ्रस्टम कैसा होता है। फ्रस्टम कोन का ही एक पार्ट होता है जो कि इसके बेस के पैरेलली यहाँ पर कट किया जाता है। तो ये एरिया जो होता है वो फ्रस्टम का एरिया होता है, बाल्टी की तरह है। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि बेस का रेडियस कितना है,
12। पैरेलली जिसने काटा है उस टॉप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर 4। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। और हाइट कितनी है राइट सर्कुलर कोन की, 18। राइट सर्कुलर कोन की हाइट 18 है, पूरी हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो ठीक है, बेस रेडियस इज फॉर 12 सेंटीमीटर, कट पैरेलल टू फाइंड, एंड द रेडियस इज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये सॉलिड है तो 18 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 12, इज कट। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना। ठीक। A solid right circular cone of height 18 centimeter and base radius is 12 centimeter is cut by a plane parallel to its base। एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस है 12 और टोटल हाइट है 18। ओके, कैपिटल एच और कैपिटल आर गिवन है। इसके पैरेलल ही एक यहाँ पर बेस के पैरेलल ही एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया जा रहा है जिसकी वजह से ये फ्रस्टम कट हो जा रहा है। ओके, और इस फ्रस्टम की स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए हमें ये हाइट पता होनी चाहिए। ये नहीं पता है मगर ये पूरी हाइट हमें पता है। हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं इसमें कि अगर ये 4 है, ये 12 है, उसी तरह से अगर छोटा एच है और ये पूरा अगर 18 है, तो हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं h/18 इज इक्वल टू 4/12। 4×3 = 18 और 3×6 4×3 = 12 और 3×6 = 18, h इज इक्वल टू 6। अगर ये पार्ट 6 है तो ये फ्रस्टम की हाइट कितनी आएगी, 18 में से 6 घटा दो तो आई 12। तो ये 12 हाइट है। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 1/3 पाई एच कितना है, एच अभी हमने घटा कर निकाला 12 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर है यानी कि 12 का स्क्वायर, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 12×4। हमने इसको सॉल्व कर लिया 4 बार में, यानी 4 पाई इंटू 144 जोड़ 16 जोड़ 48। ये दोनों ऐड हुआ 160 बन गया, और ये 40 208 बन गया। 208, 4 पाई को जब हम 208 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 832 पाई। यही हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है, तो उससे सेलिंग प्राइस को प्राप्त हो जाती है। हाउ मच परसेंटेज अब द कॉस्ट प्राइस ही मस्ट मार्क इट सो एज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 26%। कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा हाई उसको मार्क करे कि 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो जाए, जो कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा कितने परसेंट का, 26% का। ये मान लो x% का मार्कअप करता है, तो आप याद रखना मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव जो चेंज होगा, यानी जितने से बढ़ाया आपने मार्कअप किया और फिर फाइनली आपने जितने से घटाया, इसी का जो नेट रिजल्ट होता है, सक्सेसिव चेंज जो होता है फाइनली, वही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। पहले आपने मार्कअप कर दिया, बढ़ा दिया दाम, फिर उस पर कुछ छूट दे दी, और जो फाइनली मिला वही ना सेलिंग प्राइस है। और अब उस दाम को कंसिडर करोगे आप प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो इसीलिए
मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का आप ऐसे लिख सकते हो, मार्कअप प्लस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट तो माइनस में लिख लो आप, मार्कअप माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस एम इंटू डी डिवाइडेड बाई 100 ही होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो मार्कअप परसेंटेज हमें निकालना है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 16, 16 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है प्लस का 26। ठीक है, ये 16 उधर चला गया तो बन गया 42, और ये एलसीएम ले लिया इसका और इसका, यहाँ पर 100x माइनस 16x डिवाइडेड बाई 100, ये सब्सट्रैक्ट होके आया 84x डिवाइडेड बाई 100 बराबर 42। 42 से ये कट गया 2 टाइम्स और 2 से ये कट गया 50 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आई ये उधर जा करके 50%। आंसर हो गया सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।